मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, मंजिल पाने की जिद इतनी मजबूत होनी चाहिए कि रात को जागने के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए। तो इसी मोटिवेशनल के साथ माय डियर स्टूडेंट इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान मैथ क्लासेस पर। तो आज मैं कक्षा 9 के यूपी बोर्ड के एनसीईआरटी मैथ को लेके चलेंगे। पहले पाठ का नाम है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति की तरफ ही हम चलते हैं। ये 9th का है। मैं 10th की वीडियो एक पहले प्रश्नावली पर पूरी बना चुका हूं। यदि आप कक्षा 10 से दास्ता रखते हैं तो कक्षा 10 की वीडियो देखिए और यहाँ कक्षा 9th की पहले संख्या पद्धति के पाठ को कंटिन्यू करते हैं। तो उसके कुछ क्वेश्चन करने से पहले हम उसके बेसिक के बारे में थोड़ा समझेंगे। पहले संख्या पद्धति होती क्या है। संख्याओं पे वैसे मैंने एक्चुअली में एक वीडियो बना दी है। उसको मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे जाकर पहले देखिए। और कुछ बेसिक जानकारी मैं इसमें और दे देता हूं। पहला है संख्या पद्धति। संख्या इसे बोलते हैं नंबर सिस्टम। इस पर मैंने पूरी वीडियो पहले बना दी है सभी संख्याओं के बारे में। नंबर सिस्टम तो संख्या पद्धति क्या होती है, नंबर सिस्टम ही क्या होता है, आपको थोड़ा इसी शब्दों से समझेंगे तो ऐसा समझोगे कि सिस्टम मतलब नंबर्स को सिस्टमैटिक, किन्हीं नंबर को सिस्टमैटिक लिखना ही क्या कहलाता है, संख्या पद्धति कहलाता है। किन्हीं नंबर्स को सिस्टमैटिक एक किसी तरीके से एक पैटर्न रूप से लिखना ही संख्या पद्धति नंबर सिस्टम कहलाता है। उसके बाद समझते हैं उसमें आ रहा है नंबर्स होता है। नंबर किससे मिलकर बनता है, डिजिट से मिलकर बनता है। ये मान लो संख्या होती हैं तो संख्या और उसमें अंतर समझते हैं। संख्या क्या होती है और तुम्हारे अंक क्या होते हैं। संख्या व अंक में ये मूलभूत चीजें जो आपको आनी ही चाहिए। संख्या व अंक में अंतर। देखो यदि मैं एग्जांपल लेके थोड़ा समझाऊं आपको, ये एग्जांपल लेते हैं। मान लो 1 2 3 4 5 7 आपको दिख रही होगी ये कि 1,23,457। ये क्या संख्या है, क्या है संख्या। तो संख्या क्या होगी, ये एक संख्या होगी। क्या होगी, संख्या होगी। ये एक संख्या हुई। मगर इसमें जो अलग अलग जो नंबर आ रहे हैं, जो डिजिट आ रहे हैं, वो क्या हो, डिजिट हुए। 1 2 3 4 5 7 ये क्या हुए आपके सब, ये टोटल के टोटल आपके अंक हुए। अंक मतलब डिजिट। सही है, जी बेसिक जानकारी हुई। जैसे मान लो संख्या व अंकों में अंतर करना है। जो हमने संख्या लिखी तो आप इसमें देख रहे होंगे ये संख्या है, पूरी टोटल लिखेंगे तो जैसे 1,23,457 जो बोलेंगे हम। लेकिन इसके जो अलग अलग नंबर हैं वो नंबर को हम डिजिट बोलेंगे, अंक बोलेंगे। सही है। दूसरे एग्जांपल के साथ और लेते हैं। दूसरा एग्जांपल इस प्रकार है कि मान लो 4, 5, 6, 7 ये क्या हुए। आप इसमें देखोगे, हाँ इसमें ये और बात है, इसमें संख्या कितनी है, संख्या एक है। लेकिन अंक कितने हैं इसमें, अंक देख रहे होंगे आप 1 2 3 4 5 6, लेकिन अंक 6 है। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो संख्या इसमें संख्या 1 2 3 4 है। संख्या कितनी है, 4। ले अंक की बात करें हम, अंक प्रत्येक संख्या में आप देख रहे होंगे 1 1 है। अंक कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो ये थोड़ी मूलभूत चीजें हुई। आप इस नंबर में देख रहे होंगे ये पूरी संख्या हुई, संख्या बोलेंगे इसको। और जो अलग अलग नंबर उनको अंक बोलेंगे। इस संख्या कितनी हुई, 1 हुई है। और जो नंबर हुए, जो डिजिट हुआ वो कितने हुए, 6 हुए। इसी प्रकार इसमें देखोगे संख्या तो 4 हैं अलग अलग, लेकिन अंक क्या है, प्रत्येक में 1 है। ये आपका मूलभूत चीजें हुई, फंडामेंटल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद नंबर सिस्टम में ही, संख्या पद्धति में ही एक संख्या रेखा आती है। संख्या रेखा आपने पढ़ी होगी 7th 8th क्लास में, जिसे नंबर लाइन बोलते हैं। संख्या रेखा, लंबा लाइन। तो मतलब ये मान लो जो संख्या रेखा होती है और नंबर लाइन होती है वो संख्या पद्धति की एक मूलभूत चीज होती है। इसके बिना हम मान लो संख्याओं को रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते। एक तरह से इसकी डेफिनेशन इस प्रकार लिख सकते होगी कि सभी संख्याओं को किसी लाइन पर प्रेजेंट करना ही संख्या रेखा कहलाता है। सभी संख्याओं को, केवल अपरिमेय संख्याओं को छोड़कर, और जितनी संख्या को सभी को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं उसी को हम संख्या रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संख्या रेखा बोलते हैं। जैसे मान लो -4 + 3 होता है, उसे हम लिख देते हैं -1 लिख देते हैं। अब मान लो पहले थोड़ी बात समय की पहले बात करें, कुछ समय पहले तो माइनस में संख्या नहीं होती थी कि -4 -3 -2 1 और जे 0 होती नहीं थी, है? तो क्या होते थे, ये बोलते थे कि पहला एक पहाड़ है, ये 2 पेड़ है, ये 4 ये हैं, 6 ये हैं, ऐसा करते हम। सही है जी। ऐसे हम संख्या को बोलते थे। ये नहीं बोलते थे कि हम ये 0 पेड़ है, कि ये -4 पंखे हैं, ऐसे तो नहीं बोलते थे। तो संख्या रेखा से ही हमें, मतलब संख्या रेखा से ही हमें पता पड़ता। हाँ, ये और बात है, इसमें -4 + 3 1 हुआ, लेकिन माइनस का क्यों आया? क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन नंबर सिस्टम हमें समझाता है, हमें ये संख्या रेखा समझाती है किस प्रकार ये -4 और +3 -1 होता है। और मैं एक और बात बता दूं बच्चों को, जो ज्यादा दिक्कत रहती है कि माइनस की संख्या और प्लस की संख्या में कंपेयरिंग करना थोड़ा बड़ा होता है कि कौन सी संख्या बड़ी है माइनस में कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। तो पहले संख्या रेखा को हम बनाते हैं। ये आपकी एक रेखा हुई, यहां पे मान लो इसका मान 0 हुआ, यहां इधर प्लस के चलते हैं, +1 +2 +3 +4 और मान लो प्लस का डॉट डॉट करके प्लस का इनफाइनाइट हुआ ये। ओके, हाँ, +4 प्लस का इनफाइनाइट। इधर माइनस के चलते हैं, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट चलोगे आप, माइनस का इनफाइनाइट। सही। तो आप इसमें जैसे मान लो बच्चों को दिक्कत ये रहती है कि इसमें -4 बड़ी है कि -3 छोटी है, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी रहती है। हम प्लस की संख्या में थोड़ी कंपेयरिंग कर लेते हैं कि 2 बड़ी है कि 3 बड़ी है, तो आप बोल लो यानी कि 2 से बड़ी 3 है, क्योंकि आप जानते हो। यदि माइनस में हम पहुंचे हैं कि -4 बड़ा कि -3, तो इसमें थोड़ा बच्चों को कन्फ्यूज हो जाता है। तो मैं एक थोड़ा कॉन्सेप्ट ये बताऊंगा कि लेफ्ट साइड जाने पर, लेफ्ट साइड इधर हुआ, हाँ, लेफ्ट साइड जाने पर संख्याएं छोटी होती जाती है। क्या होती जाती है? छोटी होती जाती हैं। लेफ्ट जाने पर संख्याएं छोटी होती जाती हैं। यदि आप लेफ्ट साइड जाओगे तो संख्या क्या होगी? छोटी होती जाएंगी। जैसे मान लो हमें कंपेयरिंग करना है, -3 बड़ा है, -3 छोटा है कि -2 बड़ा है, कि -2 छोटा है। हमें पता है कि -3 ये रहा, -2 ये रहा। यदि हम लेफ्ट हैंड की साइड की तरफ जा रहे हैं तो ये -3 क्या होगा? छोटा होगा, तो ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार राइट साइड में लेते हैं, इसी प्रकार राइट साइड जाने पर क्या हुआ? राइट साइड जाने पर संख्या बड़ी होती जाती है। जैसे मान लो हमें कंपेयर करना है, -2 है और प्लस का 4 है,
इसमें आप वैसे तो बोलोगे कि जो प्लस की संख्या होती है वो बड़ी ही होती है, लेकिन आप देख रहे होंगे -2 से हम +4 मतलब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, मतलब किधर की तरफ जा रहे हैं, राइट हैंड की तरफ जा रहे हैं, सीधे हाथ की तरफ जा रहे हैं, तो क्या हुआ संख्या में वृद्धि हो रही होगी, तो आपको वैसे ही बता दो कि +4 बड़ा है। ऐसे ही आप जान सकोगे कि नहीं संख्या कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। जैसे मान लो -67 लेते हैं और 62 लेते हैं, इसमें बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। आप देख रहे होंगे 62 हम इधर चलेंगे तो 62 पहले पड़ेगा, 67 बाद में पड़ेगा है। तो ये क्या हुआ, जो हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो निकट ये पड़ेगा, दूर ये पड़ेगा तो उधर जाएंगे हम, तो क्या हुआ संख्या छोटी होती जाती है, तो ये क्या हुआ छोटी होगी ये बड़ी होगी। इस प्रकार आप निकाल सकते हो कि कौन सी संख्या बड़ी है, जान सकते हो कौन सी संख्या छोटी है कौन सी संख्या बड़ी। और उसके बाद आगे और बात करते हैं। अब थोड़े आपके प्रश्नावली 1.1 की तरफ जाते हैं। सॉरी 1.1 जाने से पहले थोड़े और संख्याओं के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे हम। जैसे मान लो ये संख्या रेखा हुई आपकी, जो यहाँ पे 0 था, यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ इनफाइनाइट होगा। ऐसे ही -1 -2 -3 -4 -5 या इनफाइनाइट। जी आपके नंबर लाइन पे हमने बिंदुओं को रिप्रेजेंट किया। तो आप अब संख्याओं के बारे में हमें आगे पढ़ना होगा, संख्या क्या होती हैं। जैसे मान लो जो 1 से स्टार्ट होती हैं, जैसे मैंने एक्चुअली में इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, वो आप वहां पे जाके वीडियो को पूरे तरीके से मैंने 40-50 मिनट की वीडियो है संख्या पद्धति के ऊपर, पूरा मैंने बात की है संख्या कितने प्रकार की होती है कौन कौन सी होती है। आप वहां पे जाके पहले उस वीडियो को देखें। और फिर भी थोड़ा मैं बेसिक से बता दे रहा हूँ क्या क्या जरूरत पड़ेगी इसमें। जो 1 से स्टार्ट होती हैं, जो इनफाइनाइट तक जाती हैं, जो हम संख्या गिनने में यूज करते हैं और जो हमें प्रकृति के द्वारा मिली हुई हैं, उनको हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। शायद आप जानते भी होंगे, सही है, प्राकृतिक संख्या। अब उसके बाद पूर्ण संख्या आती है। पूर्ण संख्याएं करने के लिए यदि हम उसमें 0 भी शामिल कर लें, प्राकृतिक संख्याएं टोटल तो होंगी उसमें, लेकिन उसमें हम 0 को भी शामिल कर लें वो पूर्ण संख्या बन जाती है। जो कौन सी पूर्ण संख्या होगी, जी आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट इसी समझा रहा हूँ, ये आगे या जाने के बाद आपको जरूरत पड़ेगी पूर्ण संख्या, सही है। और ये वाला भाग प्लस वाला और ये वाला भाग, जो पूरा एकदम 0 को और प्लस वाले भाग को और माइनस वाले भाग को पूरा शामिल कर लें तो ये पूरा भाग हमारा पूर्णांक कहलाता। क्या कहलाता, यहां से यहां तक बात करें तो ये क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा। इंटीएस बोलते हैं इसे, जो पूरा पूर्णांक होता है, सही है। यदि हम इसमें बात करें इस वाले पोर्शन को, ये तुम्हारा जो प्राकृतिक संख्या बोलते हैं इन्हें, और भी दूसरा नंबर नाम दे देते हैं। जैसे मान लो इसको धनात्मक पूर्णांक भी बोलते हैं, धनात्मक आप कहोगे जब ये प्राकृतिक संख्या है तो धनात्मक पूर्णांक कहां से होने लगी। आप जानते हो किसी का नाम लेते हैं, जैसे मान लो किसी का नाम राहुल है, किसी का नाम मोहन है, दो नाम होते हैं, तो इसी प्रकार इसका भी हो सकता है कि ये प्राकृतिक संख्या, इसको धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं। तो जो 1 से स्टार्ट होती है प्लस की संख्या होती है वो धनात्मक पूर्णांक होती है, जो माइनस की संख्या होती है उसे ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। ये वाला ऋणात्मक पूर्णांक होता है। ये वाला भाग ऋणात्मक पूर्णांक होता है। और आपको समझने वाली बात ये होगी, ये समझ होगी आपको बात कि 0-1 न तो एक धनात्मक संख्या है न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। 0-1 खुद में एक पूर्णांक है, इसको न तो एक तरह से न्यूट्रल मान सकते हो, न तो धनात्मक न ऋणात्मक है, ये बीच की एक न्यूट्रल कैसे कैटेगरी में आता है, सही है। और उसके बाद तो ये आपके सभी नंबर हुए, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या है और ऋणात्मक पूर्णांक, सही है। और एक और संख्या जरूरत पड़ती है परमेय संख्या। परमेय संख्या क्या होती है, परमेय संख्या। तो परमेय संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं
जो P बट्टे Q के रूप में निरूपित की जाती हैं, और जहां हमारा जो हर Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो वे संख्याएं परमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 3/4, 1/2, 22/7, 0/7, ये क्या सभी आपकी परमेय संख्या है। लेकिन यहाँ हर का मान 0, जैसे मान लो हम ले 4/0, यहाँ क्या हुआ, हर का मान हमारा 0 आ गया, तो इसका मान हमारा क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। यदि ये 0 नहीं होना चाहिए तो क्या होगा, ये परमेय संख्या नहीं होगी। ये सभी परमेय संख्या होती हैं। ये आपकी परमेय संख्या की कंडीशन हुई है। उसके बाद अब क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। क्वेश्चन एक इस प्रकार है कि क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या आप इसे P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q कोई पूर्णांक है। ओके, तो पहले समझते हैं क्या 0 एक पूर्णांक परमेय संख्या है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। प्रश्नावली आपकी एक 1.1 है। थोड़ी बारीकी से हम समझेंगे, हाँ, पेशेंस बनाए रखना है थोड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि आप शून्य एक परमेय संख्या है और क्या आप इसे P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं। यदि हम P बट्टे Q को हम लिख सकेंगे तो एक परमेय संख्या खुद में खुद होगी, है, जहां P और Q कोई पूर्णांक है। तो लिखते हैं। तो 0, पहले तो आप देखोगे यहां पे लिखोगे हाँ, इसका आंसर होगा हाँ 0 एक परमेय संख्या है। 0 एक परमेय संख्या कैसे है, जैसे मान लो 0/1, 0/2, 0/3, n/0 कुछ भी ले सकते हैं, 0/n सॉरी, सही है। क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे होंगे, हमें पता है कि P बट्टे Q जहां हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं अंश का मान 0 उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा जो हर है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अंश का मान 0 से कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो, हाँ 0 एक परमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको 0/1, 0/2, 0/3 और 0/n के रूप में लिख सकते हैं। सही है। हो चूंकि हम 0 को 0/1, 0/2, 0/3, 0/n के रूप में लिख सकते हैं। और इसके रूप में लिख सकते हैं, और जो किसके रूप में, P बट्टे Q के रूप में, जो P बट्टे Q के रूप में है। और Q का मान हमारा क्या नहीं है, 0 नहीं है। या 0 नहीं है तो क्या हुआ, ये परमेय संख्या हुई। पहले आपको लिखना है कि परमेय संख्या है यानी हाँ लिखोगे हाँ 0 एक परमेय संख्या, फिर लिखो कारण लिखोगे हाँ हम 0 को चूंकि हम 0 को इस प्रकार ले सकते हैं जो P बट्टे Q के रूप में, इसलिए क्या है ये एक परमेय संख्या है। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है कि 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। पहले तो आपको मैं बता दूं कि परमेय संख्या क्या होती है, P बट्टे Q के रूप में है। तो किन्हीं दो संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्या होती हैं। किन्हीं दो संख्याओं के बीच अनंत ही परमेय संख्या होती है और अनंत ही अपरमेय संख्या होती हैं। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं 4 और 7 के बीच 2 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप देखोगे क्या करोगे कि 4 के बाद कितना आएगा, 5 आएगा, उसके बाद 6 आएगा। तो ये क्या हुई, उनके बीच 2 परमेय संख्या हुई। इसको तो आप ऐसे ले सकते हो क्योंकि 4 के बाद हमें पता है कि 5 आएगा और 5 के बाद पता है हमें 6 आएगा, तो इसलिए हमने लिख दी कहने के कि उसके बीच में 2 परमेय संख्या कौन कौन सी होंगी, जो इसके बाद आएंगी, मतलब इससे बड़ी होंगी लेकिन इससे छोटी होंगी। यह परमेय संख्या की कंडीशन होती है, बीच में लेंगे तो है। तो इसी प्रकार वो संख्या है 3 और 4 के बीच में हमें लेना है।
क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें 3 और 4 के बीच लाना है। तो हमें पता है कि 3 और 3 के बाद क्या आएगा, 4 ही आएगा, और 4 से पहले भी 3 ही आएगा। तो यहाँ बीच में कोई संख्या ही नहीं बन रही है, तो हम परिमेय संख्या कैसे बताएंगे? तो परिमेय संख्या बताने के लिए हम इसमें थोड़ी अपना ऑपरेशन अपनाएंगे, संख्याएं करेंगे, थोड़ी गुणा भाग करेंगे। आप इसको हमें कितनी बतानी है? 6 बतानी है। इसमें 6 संख्या बतानी है, तो एक संख्या ज्यादा का गुणा कर देंगे, 7 का ऊपर गुणा 7 का नीचे, 7 का ऊपर 7 का नीचे। आप यहाँ पे देख रहे होंगे 7 से 21 हो जाएगा, ये बट्टे 7, और 7 चौक 28 बट्टे 7। यहाँ देखो हर में समान संख्या होनी चाहिए, सही है, हर में क्या होनी चाहिए? समान संख्या होनी चाहिए। यहाँ पे 7 7 है, तो 21 के बाद हम 22 लिख सकते हैं, 23 लिख सकते हैं, 24। अब संख्या क्या हुई? 21 और 28 के बीच हम संख्या लिख सकते हैं। पहले क्या हुआ था, हम 3 और 4 के बीच संख्या नहीं लिख सकते थे। 3 और 4 के बीच हम संख्या नहीं लिख सकते, हमको पता नहीं था, इसलिए हमने ऐसे इसमें गुणा भाग किया, जिससे कि हमें 6 संख्या भी प्राप्त हो जाए। जो क्वेश्चन पूछ रहा है 6 संख्या भी प्राप्त हो जाए और हमारी परिमेय संख्या लिख भी जाए, सही है। तो हमने इसका ऊपर नीचे गुणा भाग 7 का हम कर सकते हैं, ये हुआ। और लिखोगे अतः 3 व 4 के बीच कितनी पूछ रहा है? 6 पूछ रहा है, तो के बीच 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं निम्नलिखित हैं। लिखते हैं। अब 21 को हम 21/7 को नहीं ले सकते, क्योंकि हमें बीच में निकालनी है, हैं? कि ये पूछा है कि 3 और 4 के बीच 6 पर है, तो बीच में हमें तो 21 के बाद क्या आएगा? 22 आएगा, तो 22/7, 23/7, 24/7, फिर 25/7, 26/7, 27/7 है। ये आपकी संख्या हुई 2 4 6 और 2 4 6। तो ये 3 और 4 के बीच हमें परिमेय संख्या हमने निकाल चुकी हैं। ये 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या होंगी। इसी प्रकार आप दशमलव में भी निकाल सकते हो। मतलब हम अनंत ढेरों सारी, हम मान लो करोड़ों में, लाखों में, अरबों में, किन्हीं दो संख्याओं के बीच संख्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या निकाल सकते हैं। जैसे मान लो हमें 2 और 4 के बीच हमें संख्या निकालनी, परिमेय संख्या निकालनी है। आप इसको ऐसे ले सकते हो, मान लो 2/10 और 0, 10 का ऊपर नीचे गुणा कर सकते हो, सही है। और मान लो 100 का कर देते हैं, 100 का ऊपर 100 का नीचे, सही है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, अब 200 से 400 के बीच हम संख्या बहुत बता सकते हैं, 201, 202, 203, 204, 205, फिर 399। यदि हमें और निकालनी हो तो हम और बढ़ा सकते हैं। तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि 20,000 हम वो 40,000, तो 20,000 से 40,000 के बीच वो संख्या और हो जाएंगी। जैसे भी जीरो हम बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे हमें अनंत परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं, सही है। अब आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका आंसर हुआ, उतार सकते हो आप, सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका इस प्रकार है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। करते हैं। 3/5 और 4/5। आप यहां पे देख रहे होंगे कि यहां संख्या भी उसी के तरह 3 और 4 है, हर में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी हो। 3 और 4 के बीच हमें, इसमें के बीच हमें 5 निकालनी है। हमें 5 संख्या निकालनी है, तो 5 संख्या हमें निकालनी है, तो इसमें हमें फिर भी ऐसा ही बनाना पड़ेगा जिससे कि हमें बीच में हम संख्या निकाल सकें, सही है। तो हम निकालते हैं। तो हम इसमें उसी प्रकार कर सकते हैं। जैसे पहले मान लो 5 का किसने का गुणा किया था, इसमें किया था हमने 7 का इधर किया था, 7 का इधर किया था, 7 3 की 7 चौक 28, 6 निकल गई थी। इसी प्रकार निकाल सकते हैं। कर दो इधर भी,
7 का इधर कर दो, 6 का कर देते हैं 36, 18 और 6 चौक 24, 18 का तो 19, 20, 21, 22, 23, अब 5 निकल जाएंगे। 6 का कर देते हैं, 6 का गुणा इधर, 6 का गुणा इधर, ऊपर नीचे करेंगे, सही है। तो करो, तो ये कितना होगा, 3 18 बट्टे 30, ये क्या है 6 चौक 24 बट्टे 30। हाँ 5 संख्या निकालनी है बस, उससे मतलब है। तो 18 का संख्या लिख दो 19, 19 बट्टे 30, 20 बट्टे 30, 21 बट्टे 30, 22 बट्टे 30, 23 बट्टे 30, 1 2 3 4 5। ऐसे ही आप अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हो उनके बीच में। जरूरी नहीं है कि इसमें 6 का गुणा किया है, इसमें आप 7 का भी कर सकते हो, 8 का भी कर सकते हो, 9 का भी कर सकते हो, जैसा कि आपके एनसीईआरटी ने खुद ही इसमें 10 का गुणा किया है, 10 या 30, 10 चौक 40। उसके बाद बताया है कि 31 बट्टे 50, 32 बट्टे 50, 33 बट्टे 50, 34 बट्टे 50 और 35 बट्टे 50, जो कि 5 परिमेय संख्या होंगी। आप ढेरों सारे निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो, आपका आंसर वो भी सही होगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 3/5 और 4/5 पहले से हमें संख्या दे रखी थी, तो क्या किया हमने, हमें 5 परिमेय संख्या इसके बीच निकालनी है। तो हमने 6 का ऊपर नीचे गुणा किया, तो इसका जब 36 18 बट्टे 30 हो जाएगा, या 6 24 बट्टे 30 हो जाएगा ये हम 18 और 24 के बीच अब संख्या निकाल सकते हैं। पहले हम 3 और 4 के बीच संख्या को नहीं जानते थे, अब 18 और 24 के बीच निकाल सकते हैं। तो 19 हुआ, ये 20 हुआ, ये 21 हुआ, 22 हुआ, 23 हुआ। तो ये क्या हुआ, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या हो। ये 3/4 और 3/5, सॉरी 3/5 और 4/5 के बीच होंगे हैं, के बीच संख्याएं हैं। आशा करता हूं बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है कि पेशेंस बनाए रखें, मेहनत करते जाएं। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आप भी घर पे पढ़ें, थोड़े क्वेश्चनों को भी सॉल्व करें। जब अपने आप नहीं करोगे तब तक ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे, ठीक है। उसके बाद 4th क्वेश्चन पढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन में पहला है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये बोला प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक संख्या प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होने के लिए हम देखेंगे क्या प्रत्येक, इसमें जाएंगे, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बताओ। ये बोलता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, तो ये कंडीशन फुल नहीं कर रहा था। आप देख रहे होंगे प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आप देख रहे होंगे प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है नहीं, प्राकृतिक के अंदर ही तो आ रही है, पूर्ण संख्या के अंदर ही तो आ रही है, तो ये सही बात है? आप यहां पे लिखोगे प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, आप इस पे लगाओ सही, सत्य होती है। ओके, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब वो पूछ रहा है कि बताइए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। आप देखोगे कि पूर्णांक हमारे -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी होते हैं, सही है। तो ये पूछ रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। भाई प्रत्येक पूर्णांक ये भी आ गया, 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 सही है। तो जब ये सब में आ रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है, भाई सब कैसे हो जाएंगे, मतलब पूर्णांक सभी है ये और पूर्ण संख्या केवल इतनी है, देखो आप नहीं यहाँ पे कारण भी लिख सकते हो। कारण क्या होता है, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि -2 ले सकते हो, -3 ले सकते हो, -∞ ले चुके, -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। सही है। इसका आप लिखोगे कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्णांक यहां तक हमारी पूर्ण संख्या ये है, तो प्रत्येक पूर्णांक क्या -2 एक पूर्ण है, नहीं है, तो नहीं ले सकते कि -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, चूंकि कारण ले सकते हो। ऐसी पहले में आप लिख सकते हो, पहला क्वेश्चन था कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या थी, हाँ, तो आप इसका आंसर होगा हाँ, कारण भी ले सकते हो। प्रत्येक
प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि लिखोगे कि हम जानते हैं सभी प्राकृतिक पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्योंकि एक भी क्या है पूर्ण संख्या, दो भी पूर्ण संख्या, तीन भी पूर्ण संख्या। जब पूर्ण संख्या है तो वो यही पूछ रहा है कि क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। यदि इसके हम विपरीत लें, यदि ये पूछता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या हम जीरो आ गया, तो प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है? तो मान लो हम जीरो को ले सकते हैं, तो जीरो तो एक पूर्ण संख्या लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगा, तो वो वाली बात क्या होगी, असत्य हो जाएगी। सही है। अब तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार है कि पूछ रहा है वो कि प्रत्येक प्रमेय एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक प्रमेय एक पूर्ण संख्या होती है। थोड़ा क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। हाँ यही है, प्रत्येक प्रमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। मैंने क्या बताया, प्रमेय संख्या क्या होती है, जो p बट्टे q के रूप में लिखी जा सके। तो प्रत्येक प्रमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो मान लो मैंने लिया 0, -2 ले लिया, -2। क्या -2 एक प्रमेय संख्या है? -2 हाँ प्रमेय संख्या। आप बोलोगे हाँ, क्योंकि नीचे एक मान सकते हैं जो p बट्टे q के रूप में लिखा जा सकता है। तो -2 एक प्रमेय संख्या तो है, तो यह पूछ रहा है कि प्रत्येक प्रमेय संख्या, तो ये प्रमेय संख्या होगी। क्या पूर्ण संख्या है ये? क्या -2 पूर्ण संख्या है? लिखोगे नहीं, तो आप इसका आंसर क्या होगा, नहीं। प्रत्येक प्रमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रमेय संख्या हो सकती है, क्योंकि आप जानते हो प्रमेय संख्या को हम पूर्ण संख्या में लिखेंगे 0, 1, 2, 3। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रमेय संख्या हो सकती है। कैसे हो सकती है? जो p बट्टे q के रूप में इसके नीचे एक मान सकते हैं, तो क्या होगा, प्रत्येक पूर्ण एक प्रमेय संख्या बन जाएगी। लेकिन ये इसके विपरीत पूछ रहा है कि प्रत्येक प्रमेय एक पूर्ण संख्या होती है, तो लिखोगे नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि -2 एक पूर्ण नहीं है। -2 बट्टे 1 ले सकते, -2 बट्टे 1 पूर्ण संख्या नहीं है। सही है। और भी ले सकते हो, -2, -3, -4, कुछ भी ले सकते हो। ये प्रमेय संख्या तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। तो आपका ये प्रश्नावली 1.1 पूरा हुआ। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। ये आपकी प्रश्नावली 1.1 पूरी हुई। उसके बाद अगले लेक्चर में मिलते हैं प्रश्नावली 1.2 के साथ और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।